कैसे हो दोस्तों? बढ़िया होगा उम्मीद करता हूँ। तो बात ये है कि 5 महीने पहले मेरा लास्ट वीडियो आया था। तो सवाल है कि 5 महीने में कर क्या रहा था? टॉपिक से समझ गए होंगे कि मैं 5 महीने एग्ज़ैक्टली कर क्या रहा था। हाँ, आपका गेस सही है। मैं कोलकाता में जो जॉब मार्केट्स है, वो एग्ज़ैक्टली मैं देख रहा था। तो आइए समझते हैं कि पूरे इंडिया का जो जॉब मार्केट स्पेशली मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो कोलकाता का ही एग्जाम्पल लेकर बात करूंगा, पर ये एप्लीकेबल होता है पूरा इंडिया के जॉब मार्केट जो सिनेरियो अभी के अभी चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है। तो प्रॉब्लम यही आता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अभी काम के लिए जा रहे हैं, काम के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, पूछ रहे हैं बहुत सारे एचआर को। ये बहुत ही हर एक कंपनी में हो रहा है कि हर एक कैंडिडेट लाइन पे लाइन लगाकर अपने कीमती समय देकर इंटरव्यू दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट होता कुछ नहीं का मेरा मेरा मतलब है कि उन लोगों के पास कोई फीडबैक नहीं जाता, उन लोगों के पास कुछ तरीके का मेल सही से नहीं जाता, अगर जाता है तो भी वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि जो सैलरी वो लोग दे रहे हैं वो बहुत ही एग्जैक्टली कम आ रहा है। तो मैं इसी को लेकर बात करूंगा कि हम लोग को करना क्या चाहिए और नहीं करना क्या चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें मेरा क्या राय है, इसमें मेरा क्या ओपिनियन है जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि मैं करंटली एक एचआर हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसी फ़ील्ड में हूँ, तो मैं आप मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों को बहुत ही ईज़ी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा और आप लोग समझ पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली करना क्या होगा। ठीक है? तो मैं अपना वर्ड फ़ाइल खोल के दिखाता हूँ कि एग्ज़ैक्टली हम लोगों को मैं डिटेल करता हूँ। ठीक है? ये रहा मेरा वर्ड। अब आते हैं कि जॉब मार्केट में एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा देता हूँ कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। ये रियलिटी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? तो रियलिटी क्या है? तो रियलिटी ये है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मतलब कि कंट्री है। जैसे कि उनमें इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो जॉब्स है वो कंपनियों में कम बट रहे हैं। अब जो कंपनी होता है, कंपनी एग्जैक्टली दो तरह का होता है, एक स्टार्टअप होता है और एक ग्रोइंग या फिर एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी होता है। तो समझते हैं कि कंपनी का कितना टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि कंपनियों का कितना टाइप होता है। ठीक है, ठीक है। एक आता है कि स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप एग्जैक्टली है क्या? अब ये स्टार्टअप एग्जैक्टली मतलब क्या है इसका? तो जाहिर सी बात है कि आप सभी का मन में प्रश्न होगा कि स्टार्टअप मतलब एक छोटा कंपनी होता है, छोटा से पर एक्चुअली ये छोटा नहीं होता है। कोई भी कंपनी जो बनाने वाला वो छोटा से कभी ये नहीं होता। स्टार्टअप का मतलब होता है कि एक जो कंपनी है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाकी कंपैरिजन के कंपनी के मुकाबले वो अभी नया है मार्केट में। मतलब कि उसका कंपटीशन बाकी जितने भी कंपनी है उसके साथ अगर आप लोग करेंगे तो ये वाला कंपनी जो है वो नया है। गरीब या छोटा कंपनी नहीं है, न्यू कंपनी है। तो इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है। तो स्टार्टअप कंपनी है कि कंपनी जिसके पास एक मोटिव है,
यहाँ पर लिख देता हूँ। स्पेलिंग भी सही कर देता हूँ। तो ये तो चलो बन गया ये स्टार्टअप। अब मैंने स्टेबलाइज वर्ड, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने ये स्टेबलाइज वर्ड लिखा है। जो स्टेबलाइज मतलब क्या है, देखिए कोई भी स्टार्टअप कंपनी एक प्रॉपर स्टेबल कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए उनको उसका उनका जो प्रॉफिट है वो एक मार्जिन होता है, एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसको हिट करना पड़ता है, तभी जाकर एक जो कंपनी होता है वो स्टार्टअप से एक स्टेबल कंपनी, या फिर आप एक बोलते हैं कि एक ग्रोइंग एमएनसी कंपनी बनता है। एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी। जब भी कोई भी एक कंपनी ग्रोइंग होता है और उसका जो नेटवर्क होता है वो हर जगह फैल जाता है, उसको ही हम लोग एक मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। और एक मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ही स्टेबल कंपनी होता है एज कंपेयर टू अ स्टार्टअप कंपनी। तो यही होता है कि एक मेजर डिफरेंस जो होता है एक स्टार्टअप के बीच और एक एमएनसी के बीच। अब मैं यहाँ पर आपको एमएनसी का, जैसे कि नॉर्मली आपको पता ही चला होगा कि एमएनसी का मतलब क्या है। एमएनसी का मतलब होता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी और अ स्टेबल बिग ग्रोइंग नेटवर्क कंपनी। तो अ कंपनी विच इज अ, हाँ, स्टेबल। तो इसका मतलब है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो कंपनी स्टेबल है, बट उसका जो नेटवर्क है वो बहुत ही पूरा का पूरा ग्लोब में, मतलब पूरा धरती पे बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू एक स्टार्टअप कंपनी। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अब प्रॉब्लम इंडिया में क्या था, इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सही से लिख देता हूँ। हाँ, अब प्रॉब्लम्स इंडिया में क्या है। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास आ, जितना ज्यादा पॉपुलेशन है उससे कम मायने में स्किल सेट है। तो ये प्रॉब्लम मैं दिख दे रहा, पॉपुलेशन। अब इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन और स्किल सेट का क्या एक दूसरे के साथ क्या, मतलब कि क्या रिश्ता है कि मैं ये ऐसे कंपैरिजन करने वाला हूँ। देखिए, पॉप इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। पॉप एक ज्यादा पर जो कंपनी है उनके पास लिमिटेड ऑप्शन रहता है, लिमिटेड लोगों को हायर करने के लिए रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं स्पेलिंग भी करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, अब मानते हैं कि हाँ, ये सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि इंडिया में ज्यादा इफेक्ट करता है कि पॉपुलेशन बहुत ही हाई है, बट अगर जो कंपनियां हैं जो इंडिया में है उनके पास लिमिटेड मैन पावर हायरिंग करने का है, बजट है। हाँ, तो इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए कि मेरा ये वर्ड जो है
ये बजट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से हाईलाइट करके दे रहा हूँ, बजट पे ध्यान दीजिए। कोई भी कंपनी जब भी कोई मैन पावर हायरिंग करता है, मतलब कि आप लोगों को कैंडिडेट को लेता है, उसके पहले एक बजट डिसाइड होता है कि कितना बजट वो कंपनी खर्च करेगी एक पूरा टीम या फिर एक कैंडिडेट के पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर जो वो लेना चाहते हैं। अब इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? इस बजट को हम लोग बोलते हैं सीटीसी। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट टू कंपनी, पूरा टोटल लेने का जो बजट है उसका टोटल कॉस्ट एक आदमी के ऊपर कितना जाएगा, वो एक सीटीसी डिफाइन करता है। वो एक सीटीसी का मतलब होता है। अब कंपनी जो है इंडिया में ज्यादा सीटीसी क्यों नहीं प्रोवाइड करता, ये आप लोगों के मन में जरूर आएगा। कंपैरिजन टू फॉरेन मार्केट, मतलब कि अगर आप बाहर के देशों में देखेंगे, बाहर के देशों में जो है उनका बजट ज्यादा है। कंपनियों में, बाहर के देशों के कंपनियों में बजट बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या होता है। देन प्रश्न आता है कि देन व्हाई इंडियन, हाँ लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन सभी के माइंड में ऑब्वियसली आएगा कि इंडियंस क्यों इतना कम सैलरी क्यों पाते हैं कंपनी से। क्योंकि अब इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। ये आंसर है कि जवाब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब ये ध्यान दीजिए, ये लास्ट में क्या लिखा हूँ। ठीक है, मैं ये लास्ट में क्या लिखा हूँ। ठीक है, तो ये है कि ये इसको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्यों यहाँ पर मैंने लिखा। देखिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ही सब कुछ डिफाइन होता है। देश का इकोनॉमी ज्यादा होगा तो उसके उस देश में उस कंपनी के पास बजट ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा बजट रहेगा तो उतना ज्यादा वो अपने जो मैन पावर है उसके ऊपर वो लगा सकता है। अब आते हैं स्किल सेट, कि आप इंडिया में रहकर कैसे ज्यादा जो है, मतलब कि ज्यादा, थोड़ा सा ही ज्यादा आप सीटीसी खुद के लिए ले सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि लिया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने ये स्किल सेट के बारे में लिखा था। अब मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये स्किल सेट एग्जैक्टली क्या है। आप जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बगल में और 4 लोग हैं। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस 1 साल है। ठीक है, जो बाकी 4 है उनमें से किसी का एक्सपीरियंस 3 साल, किसी का 6 साल और किसी का 8 साल। ठीक है, मा ठीक है। अब जो 8 साल का जो कैंडिडेट है, कंपनी प्रेफर करेगी उसको ही लेने में, ये जाहिर सी बात है। बट क्या कंपनी जो है, जो 1 साल का एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट को जो सीटीसी प्रोवाइड करेगा, क्या वही सेम 8 साल के में प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली नहीं, उनको ज्यादा करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो 1 साल या फिर 2 साल के जो कैंडिडेट है, वो क्या उसी 8 साल या फिर एटलीस्ट 6 साल का जो ईयर्स का एक्सपीरियंस का जो कैंडिडेट है, क्या वही एक्सपीरियंस का कैंडिडेट के साथ compete कर सकता है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं सही से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और कैसे आप ये सीटीसी अपने लिए अपने हक के लिए ले सकते हैं। देखिए, इंडिया में आपको कोई ऐसे नहीं देने वाला जैसे कि फॉरेन मार्केट में। आपको खुद से हक के लिए खुद का ही जो है लड़ना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा। कोई यहाँ पर आपको देने नहीं वाला अपने मर्जी से, आपको वो छीनना पड़ेगा। अब छीनने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। मैं वही यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से अगर पूरा वीडियो देखेंगे और अगर आप अब तक देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा देखें ताकि आपको पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली जॉब मार्केट में चल क्या रहा है और उसमें एक कैंडिडेट को क्या-क्या करना होगा ताकि वो इस सिचुएशन से निपट सकते हैं। मैं उसी का रास्ता जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस। तो हाँ, क्वेश्चन यही आता है कि कैसे मतलब कि क्या किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, एग्ज़ैक्टली ये पॉसिबल है कि एक 1 से 2 साल का इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक जो कैंडिडेट है, वो आराम से 6 या 4 या 6 साल के बीच में जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उनको कम्पीट कर सकता है और उनके जैसा सीटीसी पैकेज ले भी सकता है। अब सवाल है कि कैसे लिया जा सकता है, राइट? तो ये बताने के लिए ज़्यादा फिर से आप स्क्रीन पे गौर फरमाइए, मैं आपको दिखा दूँगा कि क्या-क्या करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो आंसर मैं बता देता हूँ। तो कैसे? बट यहाँ पर तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी दे दूँ कैसे? अब ये कैसे में आता है स्किल सेट। अब देखिए, तो ये स्किल सेट ही आपका आंसर है। तो ये आपको आपका जो स्किल्स है, वो आपको थोड़ा थोड़ा-थोड़ा करके आप जिस भी डोमेन में काम करते हो, उसी डोमेन में आपको तैयार करना होगा। अपना स्किल्स जो है वो मजबूत करना होगा। ताकि आप वो जो 4, 5, 6 साल के जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उनके साथ आप एक कॉम्पिटिशन लगा सकते हैं। अब ये स्किल सेट जो है वो बढ़ाने के लिए आपको क्या उ उनके ज़्यादा जितना साल जो एक्सपीरियंस है वैसा ही एक्सपीरियंस गेन करना होगा या फिर ये ना करके भी आप कर सकते हैं। तो आंसर है कि आप ये अपने आप ही कर सकते हो। आपको ज़्यादा साल बिताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट होकर भी आप उनसे कम्पीट करते थे, भले ही आपको कोई भी अलग कंपनी या फिर कोई भी अलग समय नहीं देना पड़ेगा। पर स्किल्स को आप बिना कोई कंपनी में जॉइन करके अब इयर्स वेस्ट करके भी आप ये स्किल सेट को इंक्रीज़ कर सकते हो। वो कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले होता है कि आपको इंटर्नशिप करना होगा। आप इंटर्नशिप कीजिए। जिस इंटर्नशिप हाँ, इंटर्नशिप में भी एक लूप है कि आपको इंटर्नशिप ऐसा करना होगा जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स करने लाइव प्रोजेक्ट्स करने को मिले। ठीक है? मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इंटर्नशिप विथ लाइव प्रोजेक्ट्स। ये आपको क्या करेंगे कि जो 4 से 6 साल के एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट है, कैसे एक प्रोजेक्ट में काम करता है, वही एक्सपीरियंस जो है
वो आपको देंगे। आप कोशिश कीजिए आप जिस भी डोमेन में है, ठीक है? उसमें जो तरीके का इंटर्नशिप मिलता है वो कीजिए, बट इंटर्नशिप जॉइन करने से पहले जो आपका जो कम्युनिकेटर होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उनसे पूछिए कि उस इंटर्नशिप में लाइव प्रोजेक्ट दिया जाता है या नहीं दिया जाता। अगर दिया जाता है तो ही आप वो इंटर्नशिप जॉइन कीजिएगा, वरना इंटर्नशिप बिना लाइव प्रोजेक्ट में करना बेकार होता है, पूरा टाइम वेस्ट का काम होता है। ठीक है, आप इंटर्नशिप कीजिए। बी होता है कि आप साइड में फ्रीलांस कीजिए। अब ये फ्रीलांस इंडिया में उतना कॉमन या फिर उतना हाइप में नहीं है जितना कि फॉरेन मार्केट में है। आप फ्रीलांस कीजिए, फ्रीलांस में आपका जो भी डोमेन है उसमें एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से सीखेंगे कि एक बाहर से क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है, एक क्लाइंट के साथ आप कैसे बात करेंगे, कैसे अप्रोच करके एक डील को लॉक करेंगे, क्योंकि फ्रीलांस में पैसा कमाना ही सबसे बढ़िया और सबसे एक इम्पोर्टेंट टारगेट होता है। उसके साथ-साथ स्किल्स बिल्डिंग में एक फ्रीलांस बहुत ही एक अच्छा और ईज़ी ऑप्शन है। अगर आप स्किल्स सीखना चाहते हैं तो फ्रीलांस कीजिए। फ्रीलांस से अगर आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे जो कि आप कंपनी में रहकर भी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएँगे जो एक फ्रीलांस में रहकर करेंगे। बट हाँ, फ्रीलांस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है एक फ्रीलांस के काम में, वो आप ध्यान से पढ़िए। जिसमें आप देखेंगे कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके सूटेबल और आपका टाइमिंग, आपका जो बाकी चीज़ों है उसमें अलाइन करता है, तभी एक फ्रीलांस में आप वो फ्रीलांस एजेंसी या फिर फ्रीलांस कंपनी जिनके साथ जो भी ये फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, उनके साथ आप डील क्लोज कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विथ। अगर आप चाहते हैं कि फ्रीलांस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए तो मैं वो भी बना दूंगा कि आप फ्रीलांस इंडिया में रहकर कैसे करेंगे, क्या-क्या स्टेप्स होता है और आप फ्रीलांस में ग्रो कैसे करेंगे, फ्रीलांस में जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ बात करने का तरीका क्या होता है, कैसे आप अप्रोच करेंगे और कैसे आप एक इनकम सोर्स। देखिए, फ्रीलांस का जो इनकम होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि फ्रीलांस का इनकम बहुत ही हाई होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा नहीं होता है। फ्रीलांस का जो इनकम होता है शुरू-शुरू में वो एक पैसिव इनकम ही रहता है। मतलब कि कोई एक्टिव इनकम नहीं है, सिर्फ़ पॉकेट मनी खर्च करने के लिए ही जो इनकम लगता है वो फ्रीलांस में आ जाता है। जितना ज़्यादा आप फ्रीलांस में एक एक्सपर्ट होते जाएँगे, आपका स्किल उतना ही इंक्रीज़ होगा और उसके बाद आप जो है उसके हिसाब से आप अमाउंट जो है वो क्या जो क्लाइंट है उनके साथ वो चार्ज करेंगे और उनको आप दिखा सकते हैं कि हाँ, आप उस काम के लिए लायक है जो जिस काम के लिए जो अमाउंट आप चार्ज करने वाले हैं। ठीक है? ये जो भी चीज़ है उसके लिए मैं एक सेपरेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्रीलांस के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, फ्रीलांस में आप कैसे इनकम कर सकते हैं, कैसे आप स्किल ग्रो कर सकते हैं, क्या-क्या करके आप फ्रीलांस में आपका जीवन जो है वो सेटल कर सकते हैं। बट मैं ये बता दूँगा कि फ्रीलांस कभी भी फुल टाइम जॉब के बराबर नहीं होता है। फ्रीलांस पे एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये एक रूल है, ठीक है? फ्रीलांस तो हो गया। अब तीसरा क्या है जिसमें आप स्किल बिल्ड कर सकते हैं, वो है सर्टिफ़ाइड सर्टिफ़िकेशन, ठीक है? सर्टिफ़िकेशन, अब इसमें क्या होता है, पेड भी होता है, फ्री भी होता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्री ही कर ले। पेड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में जो भी फ्रेशर्स या फिर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस का जो भी कैंडिडेट है, उनके पास इतना ज़्यादा नहीं रहेगा और ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों के पास उतना अभी नहीं रहेगा। तो अभी के लिए वो इन्वेस्टमेंट जो है वो मत कीजिएगा, ठीक है? अब फ्री जो भी देखेंगे, फ्री यूट्यूब में भी होता है, फ्री लिंक्डइन में भी सर्टिफ़िकेशन मिलता है, ठीक है?
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है, जो भी आप जिस तरीके से भी पैसे कमा रहे हो, ऑफिस में जाकर या फिर ऐसे फ्रीलांस में जाकर, या फिर थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स के लेकर, तो मैं यही बोलूँगा कि फ्री सर्टिफिकेशन से शुरुआत कीजिए। उसके बाद ही कोई पेड सर्टिफिकेशन लीजिएगा, क्योंकि इंडिया में पेड सर्टिफिकेशन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो अभी के लिए, अगर आप बिगिनर है, फ्रेशर्स है, या फिर 2 साल का भी एक्सपीरियंस आपको हुआ है, तभी भी मैं आपको ऐसे हाई लेवल का पेड सर्टिफिकेशन रिकमेंड नहीं करूँगा। फ्री सर्टिफिकेशन कीजिए, या फिर जो है लो कॉस्ट जो सर्टिफिकेशन होता है, जो 300, 400, 500 या फिर 1000 तक का जो भी सर्टिफिकेशन होता है, वो सब कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैसे करना होगा। फ्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हाँ पर्टिकुलरली, तो ये तो हो गया स्किल्स का काम। अब आते हैं कि प्रॉब्लम और क्या होता है कि ये तो आप कर सकते हो, ये ऐसे आप खुद को इम्प्रूव करके एक सीटीसी एचआर के साथ बार्गेनिंग करके आप ले सकते हैं। अब मेन जो प्रॉब्लम जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि कोई फीडबैक नहीं आता, उसके लिए आप क्या करें। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है कि फीडबैक नहीं आ रहा। नो, तो ये क्या होता है? देखिए, एक कंपनी के पास लाखों से लाखों कैंडिडेट जाता है। अगर कोई भी वॉक इन होता है, कोई भी स्टार्टअप में भी अगर आप देखेंगे तो यानी 40 से 50 लोग तो आज मतलब कि आसानी से आ जाता है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। तो इसके सॉल्यूशन पे आप क्या-क्या कर सकते हैं, मैं ये बताऊँगा। उससे पहले जान लेते हैं कि एचआर्स और कंपनीज़ फीडबैक क्यों नहीं करते या फिर लेट क्यों करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि क्या नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। तो आंसर क्या है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, ये तो पहला होता है कि एक हाई कंपटीशन रहता ही है कैंडिडेट्स के बीच, नंबर्स में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ। हाँ, और दूसरा जो क्या होता है, दूसरा ये होता है कि बहुत सारे एचआर, बहुत सारे कंपनी में वो लोग उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो लेते हैं नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर दूसरा जो होता है कि लो सेंस ऑफ, मैं यहाँ पर सही से थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक मेरे को हो गया, हाँ। लो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, हाँ। अब ये जो है ये काफी लोगों को दिक्कत करता है, ये सब काफी मतलब बहुत से लोगों को ये दिक्कत करता है कि जो कैंडिडेट
इंटरव्यू में जा रहा है वो एक होप लेकर जा रहा है। मैं ये सभी एचआर्स लोगों को, कंपनी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप उनका जो आशा है उनको मत तोड़िए। ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी कैंडिडेट होगा उनको फीडबैक देना, चाहे वो इंटरव्यू क्लियर कर सके या फिर ना नहीं भी क्लियर कर सकते, आपको उनको बताना पड़ेगा कि वो क्लियर नहीं हो पाए या फिर वो क्लियर हो पाए। और एक और चीज़ है, अगर वो लोग क्लियर नहीं हो पाए, ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो कैंडिडेट किस चीज़ में कमज़ोर है, वो आप उस कैंडिडेट को पॉइंट आउट करके बता सकते हैं, ताकि वो कैंडिडेट इम्प्रूव हो, उस कैंडिडेट को इम्प्रूव होने का भी मौका मिले, ठीक है? और यहाँ पर तीसरा जो सबसे चीज़ है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि उस एचआर लोगों को एग्जैक्टली करना क्या होगा और क्या करके वो लोग आप तक आपकी जो परेशानी है उनको सुधारा जा सकता है, ठीक है? तो और आप लोगों को भी ये गारंटी और ये भी ध्यान रखना होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो जाए, वो एचआर लोगों के पास, कंपनी लोगों के पास पहुंचे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है और उनको ऐसा काम करना चाहिए, उनको इस तरफ से सुधारना चाहिए, ताकि और लोगों को जो फ्रेशर्स है, जो कम सालों का एक्सपीरियंस है, उनको भी मौका मिले एक्सपीरियंस गेन करने का, उनको भी मौका मिले ज़्यादा सीटीसी कैप्चर करने का। उनका स्किल्स अगर स्किल्स हाई है तो मैं बोलूँगा, अगर कोई भी कंपनी जो है वो आपको ये बोल रहा है कि आप आप जानते हैं, आप खुद के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि आपका स्किल्स बहुत ही हाई है और आप 6 या 7 या फिर 8 लाख का पैकेज डिज़र्व करते हैं। फिर भी अगर वो कंपनी का एचआर जो है कंजूसी करता है, सैलरी नेगोशिएशन करता है, तो मैं बोलूँगा कि उस कंपनी को छोड़ ही दो। उस कंपनी के साथ आपको कोई वास्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो स्किल सेट है, आप अपना जो डिग्निटी है, आप अपना जो पोज़ीशंस है, जो आप यकीन रखते हैं, जो आपको खुद पर भरोसा है कि आप वो पोज़ीशन में जा सकते हैं, वो उसमें लायक है, उस चीज़ का साथ मत छोड़िएगा। उस चीज़ का वैसा कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर रखिएगा, जो भी सही कंपनी होगा वो ज़रूर आपको लेंगे। और ये मैं यहाँ पर भी डिस्क्राइब करूँगा कि कंपनी और एचआर्स को क्या-क्या और करना है, ठीक है? आप यहाँ पर देखते जाइए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट का ही लिख दे रहा हूँ। हाँ। ये सजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब कि पॉइंटर्स जो होता है जिसमें आप उन लोगों को लगता है कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में कमियां लग रहा है, तो वो लोग ये पॉइंट सजेशन पॉइंटर्स आपको मेल में भेजकर या फिर आपको व्हाट्सएप के द्वारा जिस भी मीडियम से वो लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं, उस मीडियम से वो लोग आपको इस चीज़ों में ये सजेशन अपने फीडबैक में इंक्लूड करें। मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो सारी एचआर्स और सारी कंपनीज को आप शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोगों को समझ में आ सकता है कि एक फ्रेशर्स और या फिर एक कम सालों वाले एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होता है, उनके साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या बीतता है, और आप एक कंपनी का एचआर होकर, कंपनी का ओनर होकर आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, ताकि इस इंडिया के जो जॉब मार्केट है, स्पेशली इन कोलकाता, वो आप सुधारा जा सकते हैं, ताकि जो भी पैसा हो, जिन जिन कैंडिडेट को लो पैसा मिले उनको थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है? मैं यहाँ पर और भी लिख दे रहा हूँ।
ठीक ठीक है। अब आते हैं कि कंपनी वाले जो क्या नहीं कर, ये हाँ, तो ये बहुत बहुत ही मतलब कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा और भयंकर लेवल में हो रहा है, जिसको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये है कि अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं चाहते। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप देखेंगे कि इंडिया में स्पेशली कोलकाता में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा रोल्स के लिए ही कंपनी हायर कर रहा है। मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? एक कंपनी में कि उस चुनिंदा रोल्स के अलावा कोई रोल्स है ही नहीं या फिर होता ही नहीं है, ऐसा गलत है ना? होता है, बट कंपनी वो क्या करता है, कंपनी एक्सटर्नल हायरिंग ना करके उस रोल के लिए कंपनी इंटरनल हायरिंग करते रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि इंटरनल, हाँ, इंटरनल हायरिंग इम्पोर्टेंट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरनल हायरिंग इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट इंटरनल हायरिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक्सटर्नल कैंडिडेट। आप बाहर से फ्रेशर्स कैंडिडेट को ले आइए, कम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को ले आइए, उनको सिखाइए, उनको ग्रो कीजिए, उनको एक्सपीरियंस बनाइए, तभी तो वो लोग अपने आप पर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपके कंपनी के ऊपर भरोसा करना सीखेंगे। सबसे ज़्यादा है कि भरोसा। कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिज़ाइन इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास उस कंपनी के ऊपर से भरोसा ही हट जाता है, क्योंकि उनके पास अच्छे से सैलरी नहीं मिलता, कोई भी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करता उस एम्प्लॉय को। इसके लिए और ज़्यादातर इसी रीज़न्स के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे ही रेज़िग्नेशन दे देते हैं या फिर एब्सकॉन्डिंग करते हैं बिन बिन बुलाए, या फिर बिना इन्फॉर्मेशन अपने मैनेजर को देकर ही उस कैंडिडेट से हवा हो जाता है। ये सब हो रहा है इसी कारण की वजह से। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिख दे रहा हूँ और आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना होगा। और चाहे आप एक कैंडिडेट हो, चाहे आप एक कंपनी ओनर हो या फिर एचआर हो, आप इंडिविजुअली आपका रोल जो है वो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा, ताकि ये पूरा जो जॉब मार्केट का सिस्टम है जो मतलब कि इतना मेस्ड हो चुका है, वो आप सुधार कैसे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक्सपीरियंस, और मैं मेरे साथ-साथ मुझे लगता है कि आप भी चाहते हैं कि ऐसा चीज़ हो कि उनको अपॉर्च्युनिटी दिया जाए। कोई भी फ्रेशर्स या फिर कोई भी कम साल वाले एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी अपॉर्च्युनिटी दिया जाए और उनका हक है कि ये अपॉर्च्युनिटी लेने का। ऐसा नहीं है कि आप उनको नहीं देंगे या फिर देना नहीं चाहते। देना नहीं चाहते, ये तो ऑब्वियस बात है कि आप लोग देना नहीं चाहते, बट ये गलत है। ये एथिकली गलत है और ये मॉरली भी गलत है कि आप देना नहीं चाहते। क्यों देना नहीं चाहते? दीजिए। वो जो सैलरी डिज़र्व करते हैं उनके स्किल्स के ऊपर, वो सैलरी भी दीजिए क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं उस सैलरी को। ठीक है? तो ये दीजिए। हाँ, दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यही
हाँ, हो गया। अब आते हैं कि लास्ट वाला जो प्रॉब्लम जो मैं ये 5 महीनों से देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि जो एचआर होते हैं वो सैलरी नेगोशिएशन के नाम पे खुद के प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि सैलरी नेगोशिएशन के नाम पे कंजूसी कर रहा है। ठीक है, ये होता है। मैं यहाँ पर चौथा पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि उनको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। उन ये समझाने और समझने वाली बात है। ये इसमें आप एज अ कैंडिडेट कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। मैं ये पॉइंट सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, और आपको ये कैसे मतलब कि डिप्लोमेटिकली टैकल करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आप एक एचआर है या फिर कंपनी ओनर है, तो आपको इस चीज़ को सुधारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर दोबारा से टाइप पे हो गया। ठीक है। थोड़ा सा गलत हो रहा है। ठीक है, मुझे माफ़ कर दिएगा। ठीक है, हाँ। थोड़ा मेरा टाइपो एरर आ जा रहा है कभी कभी मेरा लैपटॉप में। तो ठीक है, मैं यहाँ पर करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेन मुद्दा है कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि सैलरी नेगोशिएशन के नाम पे एचआर जो है वो कंप्रोमाइज कर रहा है एक पोटेंशियलिटी, कैंडिडेट के ट्रू पोटेंशियल को कंप्रोमाइज कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि कैंडिडेट जो आते हैं वो एक होप या फिर एक आशा के साथ आते हैं आपके कंपनी में। जो भी एचआर है, जो भी मेरे ये वीडियो सुन रहे हैं, सुन लीजिए। जो भी कैंडिडेट आपके कंपनी में इतना समय देकर आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो एक आशा लेकर आता है कि हाँ, काश अगर मुझे ये जॉब मिल जाए जिसमें ये सैलरी पैकेज हो, तो मेरा फैमिली में कितना खुश होगा, मैं कितना खुश होऊंगा। ये सब कुछ सोच कर ही आता है। आप ये बजट के चक्कर में रहकर पोटेंशियल एक कैंडिडेट की पोटेंशियलिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं वो कैंडिडेट उस कम सैलरी में वो ज़्यादा आउटपुट देंगे? वो नहीं देंगे, राइट? कैसे देंगे? अगर आप जो सैलरी डिज़र्व करते हैं वो आपको दिया ही नहीं जा रहा, तो आप वैसे तरीकों से, वैसे एफर्ट से आप कंपनी में काम ही क्यों करेंगे? इसका तो कोई लॉजिक सेंस ही नहीं बनता ना। आप काम कर ऑफिस में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं किस लिए? काम के बदले पैसे के लिए, राइट? जितना अमाउंट ऑफ आप काम करेंगे उतना अमाउंट ऑफ पैसे आप डिजर्व करते हैं, यही सोचकर आप एक कंपनी में जाएंगे, राइट? वरना कंपनी में जाकर घंटों तक बैठकर काम करने की जरूरत है क्या? कोई लॉजिक सेंस नहीं बैठता ना कि कोई काम करने की कोई जरूरत है ही नहीं। इससे इससे अच्छा तो थोड़ा सा पैसे लगाकर आप अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। हो ही सकता है ना। तो लॉजिक के हिसाब से आपको पोटेंशियल कैंडिडेट के जो ट्रू या फिर अच्छा पोटेंशियलिटी है उनको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जितना आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो गिरता ही चले जाएगा, क्योंकि आप उस कैंडिडेट को जो वो सैलरी डिजर्व करते हैं वो आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब आप सुन लीजिए, अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो आपको ये चीज़ एचआर को बोलना पड़ेगा कि हाँ, आप डिज़र्व करते हैं। आपको ये एचआर को ये कॉन्फिडेंस और ये विश्वास दिलाना पड़ेगा इंटरव्यू में ही कि
जो आप बोल रहे हो मुँह से वो आप अपने काम में करके दिखा सकते हैं। अगर आप इसमें मतलब कि उस एचआर को सैटिस्फाई कर देते हैं तो मैं यकीन से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो एचआर या फिर वो कंपनी अगर अच्छा कंपनी और अच्छा इंसान एचआर हो तो वो आपको ज़रूर लेगा ही लेगा। ठीक है? मेरा ये लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि एचआर लोग या फिर कंपनी ये ना कर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और तीसरा, ये तो चौथा होगा, ये ज़्यादा है। तो यही 4 मुझे 5 महीनों से लगा कि यही 4 जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। और पाँचवा जो है वो है कि कंपनी या फिर जॉब के नाम पर जो स्कैम चल रहा है। ये सबसे खतरनाक चीज़ जो फ़िलहाल बहुत ही रिसेंटली बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है एक बीमारी की तरह कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ़ कोलकाता में नहीं, पर्टिकुलर सारे के सारे जगह में ही ऐसा चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्कैम बोल सकते हैं कि हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। ठीक है? कि ऐसे चक्करों में मत पड़िएगा कि जहाँ पर आप इंटरव्यू देने गए हो, जॉइनिंग के वक़्त आपको मतलब कि कोई इस तरीके का फ़ीस आपको माँग रहे हैं। चाहे वो कंपनी स्टार्टअप हो या फिर कंपनी एक एमएनसी हो, कोई भी कंपनी किसी कैंडिडेट को जॉइनिंग के टाइम कोई भी पैसा नहीं चार्ज करते हैं। अगर करता है तो वो एक इल्लीगल चीज़ हुआ, वो एक गैर कानूनी चीज़ है, वो एक स्कैम है, उससे आप दूर रहिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। और एक और चीज़ है, जो भी कंपनी में आप जा रहे हैं, अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट लग रहा है कि उस कंपनी के एम्बियंस में, उस कंपनी के लोगों के हाव-भाव में कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा-सा भी शेडी लग रहा है, तो भी मैं ये सलाह दूँगा कि उस कंपनी में जॉइन मत कीजिएगा। ठीक है? किसी भी तरीके से आप कोई भी स्कैम में जॉइन मत कीजिएगा। ठीक है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख अब आते हैं कि
लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है कि एचआर या फिर कंपनी ओनर की बिहेवियर, जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक दुखद चीज़ है कि इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, कि होना नहीं चाहिए, कि रूड बिहेवियर। काफ़ी एचआर या फिर ये एमएनसी कंपनी में भी होता है, और वो स्टार्टअप कंपनी में भी होता है, कि रूड बिहेवियर एंड टॉक्सिक कल्चर जो हो रहा है। तो ये मेरा रूड बिहेवियर और टॉक्सिक कल्चर के कहने का मतलब यही है कि आप एक नए कंपनी में जॉइन कर रहे हैं, आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो मैनेजर या फिर आपका जो एचआर है वो आपको बदतमीजी से बात करे या फिर घटिया तरीके से बात करे। अगर आप वो चीज़ देखते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको बहुत ही हिट करता है, वो आपको बहुत ही दुख पहुंचाता है। तो अगर आप कोई एक कंपनी ओनर है या फिर एचआर है, तो मैं आपसे आप लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने जो एम्प्लॉय है या फिर जो कम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं, जो फिलहाल नए नए आ रहे हैं या फिर पुराने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सभी के साथ ऐसे गलत व्यवहार मत कीजिएगा, ऐसे घटिया तरीके से बात मत कीजिएगा। ऑफिस में जो है वो पॉलिटिक्स, ऑफिस का जो कल्चरल और इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो मत कीजिएगा। ये ऑफिस है, कोई पॉलिटिशियन का जगह नहीं है, पॉलिटिक्स का मार्केट नहीं है। वो एम्प्लॉयज है, वो लोग आपके जो कंपनी में वो करते हैं, वो लोग साधारण एम्प्लॉयज है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि वो वहां पर पॉलिटिक्स करने जाएंगे। राइट। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स और ये रूड बिहेवियर अगर आप लोग थोड़ा सा सुधारेंगे या फिर डायरेक्टली बंद ही करेंगे, तो देखेंगे आपके कंपनी में एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ही खुश रहेंगे, वो ऐसे रिजाइन नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। एम्प्लॉयज लोगों का आपको फीलिंग समझना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं ना, उनकी फीलिंग्स आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। आखिर आप लोगों को भी तो एक इंसान ही हो ना। इंसान हो तो इंसान की तरह ही रहिए ना। कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट रूल्स एंड कॉर्पोरेट तरीकों से जैसे आप बिहेव करते हैं, प्रोफेशनली बिहेव कीजिए, बट इंसानियत भी लाइए। बिना इंसानियत के अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस काम का क्या फायदा। काम तो इंसानियत के लिए ही हो रहा है ना, ह्यूमैनिटी के लिए ही तो हो रहा है, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए ही तो सारे के सारे इंडिया में इतने सारे कंपनी बन रहा है, डेवलप सारे के सारे चीज़ों डेवलप किया जा रहा है, कि ये किस पर्पस के लिए, ताकि इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, इंडिया को इकोनॉमिकली और ग्रोथ मिले, इंडिया का जो मतलब कि गरीबी है वो दूर हो जाए। ये सब कुछ तो इंडिया के बेनिफिट के लिए ही सोचकर ही किया जा रहा है ना। तो अगर इसमें आप इंसानियत ही खो देंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। राइट। तो मैं यही चाहूंगा कि इंसानियत मत खोइएगा। बिना इंसानियत खोकर भी आप एक कंपनी में प्रोफेशनल बिहेवियर कर सकते हो। मैं लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है मेरा लैपटॉप में, माफ़ कीजिएगा।
हाँ, हाँ। तो यही है, तो यही चीज़ है कि अगर आप ये सब चीज़ बंद करेंगे तो हो सकता है कि जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, वो सुधर सकते हैं। मेरा यही आखिर में यही कहने का यही मतलब है कि अगर आप रूड नहीं होंगे अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, वक़्त के साथ-साथ जो एम्प्लॉयी जितना सैलरी डिज़र्व करता है उतना सैलरी दीजिए। कंजूसी करके कोई भी कैंडिडेट जो हायर हो रहा है, उनको दबाव में देकर दबाव क्या कहते हैं कि उनको प्रेशराइज़ करके ऐसे ऐसे तरीकों से कम सैलरी में काम बहुत ज़्यादा काम करवाना, ये सब मत कीजिए। अगर आप ये कर रहे हैं इंडिया में, मैं बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ को देख रहा हूँ कि वो लोग ऐसे ही काम करते आ रहे हैं और कम काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत ही गलत इंप्रेशन और गलत दे रहा है एक एम्प्लॉइज़ के दिलों में, एक एम्प्लॉइज़ के दिमाग में भी कि वो बेचारा एम्प्लॉइज़ क्या सोच रहा है घर में जाकर कि भाई मैं इतना ज़्यादा घंटे काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को मेरा हक़ का जो सैलरी है वो मुझे मिल नहीं रहा, मैं क्या करूँ? तो स्किल्स तो वो लोग जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने आप से को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उनको मदद कीजिए। कंपनी में जो एचआर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टीम होता है, वो किस काम के लिए बिठाया जाता है? सिर्फ़ एक प्रोसेस का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देकर हवा हो जाना? नहीं। उस टीम का एग्ज़ैक्ट काम होता है कि आप कंपनी में रहकर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको डेवलप कीजिए, उनको उनका जो एक्स्ट्रा स्किल सेट है, उसके ऊपर काम कीजिए ताकि वो अ, जो एम्प्लॉयी है, एक इंसान के नाते और भी स्पिरिचुअली मेंटली ग्रो हो एंड एक एम्प्लॉय के नाते जो भी स्किल सेट है वो उस स्किल सेट में और माहिर हो जाए और भी एक्सपर्ट हो जाए ताकि वो जब आपके कंपनी छोड़कर या फिर आपके कंपनी में रहकर भी बहुत सारे ऊंची-ऊंची मुकाम पर बहुत सारे अचीवमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर देखिए अगर आप एक ही सीधी-सी बात है, अगर आप कंपनी खोल रहे हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, स्टार्टअप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खोलकर अगर आपके जो काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको आप खुश नहीं रखोगे, तो वो लोग आपके कंपनी का बिज़नेस में आपको प्रॉफ़िट नहीं देने वाले। अगर आप उनको खुश रखिए, वो भी आपका ख़्याल बहुत ही अच्छे से रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो पॉइंट्स मैंने बोला वो सभी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अगर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता होगा या फिर नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन से पॉइंट्स पे आपको समझ में नहीं आया, कौन से पॉइंट्स में आपको डाउट आया। और हाँ, अगर आप फ्रीलांस के बारे में और जो सर्टिफ़िकेशन के बारे में मैंने जो बोला कि फ्री सर्टिफ़िकेशन एंड लो फ़ीस का जो सर्टिफ़िकेशन होता है, ठीक है? अ, उसके बारे में डिटेल तरीके से जानना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियोज़ लाऊँगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, मैं बेहद ही माफ़ी चाहता हूँ कि मैं 5 महीने से ऐसे गायब रहा। मुझे रहना नहीं चाहिए था, बट मुझे लगा कि जॉब मार्केट में एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है, वो पता लगाने के लिए मैंने 5 महीने का समय लिया। मैंने पूरा का पूरा चीज़ समझा कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है और मुझे कैसे आप लोगों के सामने ये इस सभी प्रॉब्लम्स को रखना है, कैसे इस प्रॉब्लम्स को रखकर सॉल्यूशंस क्या है, वो सब सारी बातें मुझे आपसे करना है। तो मैंने आज वही सारी बातें किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा ये वीडियो दूसरे लोगों के पास, कंपनी ओनर्स, कंपनी एचआर्स के पास जाएगा, वो लोग समझेंगे कि आप एज़ अ कैंडिडेट आप लोगों के दिलों में क्या प्रॉब्लम होता है, आप किन-किन प्रॉब्लम के साथ, किन-किन हालातों के साथ आप हर दिन ऑफ़िस में जाते हो, वो लोग समझेंगे और वो कंपनी खुद से सुधारना चालू करेंगे।
सुधारने का चालू करेंगे तभी तो इंडिया में ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, इंडिया में और भी बिज़नेस ग्रो करेंगे ना। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।